हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरव गुप्ता वर्ल्ड ऑफ साइंस में। इस बार हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल टू फॉर्म न्यू केमिकल। सो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल का इंट्रैक्शन होता है जिससे नया केमिकल प्रोड्यूस होता है, उसी को न्यू सब्सटेंस और फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म होता है। सो एग्जांपल में हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर फॉर्म होता है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, लेकिन जब ये न्यू सब्सटेंस बना दिए जिसको वाटर कहेंगे, जिसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का निर्माण करें। That is 2H2 plus O2 gives us 2H2O. Chemical equation. The symbolic representation of chemical reaction that involve the use of formulae and symbols. So ये symbols का और फार्मूला का यूज होता है। जैसे H2O ये फार्मूला है, कंपाउंड है। वाटर जो है कंपाउंड है। और जैसे सिंबॉलिक सिंबल्स, जैसे हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन को हम लोग H से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसका केमिकल इक्वेशन का। एग्जांपल में वही है, जो एरो मार्क के लेफ्ट में होता है वो रिएक्टेंट होता है और जो एरो मार्क के राइट में होता है वो प्रोडक्ट होता है। सो 2H2 plus O2 gives us 2H2O. ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन हैपन। कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? सो इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब गैस इवॉल्व हो तो हम लोग को पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सो चेंज इन टेम्परेचर। जब सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इसको कहते हैं जो जैसे कोई केमिकल है वो एक्वस फॉर्म में था और जब दूसरे एलिमेंट से या सब्सटेंस से उसका जब रिएक्शन किया जाए और वहाँ पे इनसॉल्यूबल सबल पार्टिकल फॉर्म हो, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। इनसॉल्यूबल पार्टिकल होता है जो एक्वस फॉर्म में नहीं होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होता है। इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर का चेंज होना, जैसे CuSO4 और FeSO4 ये सब फार्मूला होता है। सो ये आयरन जो होता है एक्वस फॉर्म में होता है तो उसको FeSO4 कहते हैं। आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये सब आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। सो इन लोगों का जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट से इन लोगों का जब रिएक्शन होता है तो इन लोगों का कलर चेंज उस एलिमेंट का हो जाता है जो इन लोगों से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सो चेंज ऑफ स्टेट, और स्टेट का चेंज होना, जैसे फिजिकल चेंज, जैसे गैस हो गया, फिर सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड हो गया। लेकिन ये सब सिर्फ एक इक्वेशन से, जब एक सिर्फ ये है जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, सिर्फ इसी से पता नहीं चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कम से कम इसमें 2 या 3 हैपन होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, उसी से पता चलेगा कि, क्योंकि सिर्फ चेंज इन स्टेट कहेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब वाटर भी जब वेपर में चेंज होता है तो वो चेंज इन स्टेट है, लेकिन उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। इसको ये भी ऑब्जर्वेशन में रखना है कि अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो तभी केमिकल रिएक्शन होता है। सो वेज ऑफ राइटिंग एंड डिस्क्राइबिंग अ केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म में हम लोग केमिकल रिएक्शन को कर सकते हैं। जैसे आयरन रिएक्ट्स विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है और आयरन सल्फेट एंड कॉपर अलग हो जाता है। आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर अलग आ जाता है। उसी को इस सेंटेंस फॉर्म में हो गया। इसी को जैसे एग्जांपल CuSO4 प्लस Fe प्लस FeSO4 प्लस Cu, जो Cu है वो अलग हो गया और CuSO4 की जगह आयरन आ गया, FeSO4 हो गया। इन वर्ड फॉर्म कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, जैसे द रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन LHS विच प्लस साइन बिटवीन देम
and the products are written as right hand side, RHS, plus sign between them. The arrowhead points toward the product and show the direction of the reaction. जो arrowhead होता है वो रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किस दिशा में हो रहा है. जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट वही वाला है, तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर होता है. As a chemical equation, it is a symbolic representation of chemical reactant that involve the use of formulae and symbols. जैसे Mg प्लस O2 सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन. जैसे Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा तो केमिकल इक्वेशन कहेंगे. ऐसे केमिकल इक्वेशन में वर्ड का केमिकल रिएक्शन लिखा जा सकता है. जैसे Mg प्लस O2 गिव्स अस MgO. Remarks. A chemical equation can be made more precise if we show the physical state of the reactant and product. अगर हम लोग केमिकल इक्वेशन का फिजिकल स्टेट दिखाएंगे तो केमिकल इक्वेशन और प्रिसाइज हो जाएगा और मतलब अच्छा दिखेगा. सो उसका सुंदरता बढ़ाने के लिए फॉर सॉलिड्स द सिंबल इज एस. जैसे यहाँ पे था CuSO4 प्लस Fe, तो Fe सॉलिड है तो उसको हम लोग एस से कर सकते हैं. और FeSO4 एक्वस है, CuSO4 एक्वस है, तो AQ से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये जो Cu निकला जो FeSO4 प्लस Cu वो सॉलिड है तो इसको बगल में S लिख देंगे तो इसका फिजिकल स्टेट बताएगा. सो फॉर लिक्विड द सिंबल इज L, फॉर गैसेस इट इज G. और जब गैस होगा तो उसके लिए सिंबल G होगा और लिक्विड होगा तो L होगा. और लिक्विड में हमेशा वाटर ही आता है क्योंकि और कोई सब्सटेंस जब वाटर में मिलेगा तो उसको एक्वस कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे. फॉर एक्वस सॉल्यूशन इट इज AQ. और एक्वस सॉल्यूशन और कुछ नहीं, जब वाटर में कोई सब्सटेंस का जो एक्वस फॉर्म हो जाता है तो उसी को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. जैसे वाटर में कोई भी सब्सटेंस मिला दीजिए तो उस सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन वो हो गया. फॉर गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अपवर्ड एरो. जो गैस है, गैस प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग अपवर्ड एरो से दिखा सकते हैं. जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ मान लीजिए तो उसको अपवर्ड एरो से दिखा सकते हैं. अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, जो सॉलिड इनसबल पार्टिकल्स है वो फॉर्म हुआ तो उसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. जो अनबैलेंस्ड होता है, जो इधर मान लीजिए जैसे एग्जांपल में Mg प्लस O2 प्लस MgO, यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे O2 दो ठो मॉलिक्यूल है, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे एक ही ठो मॉलिक्यूल है. उसी को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. इसमें सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल चाहे एलिमेंट नहीं रहे. वाई टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया जाता है? सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो एंटोनी लोवाइजर फादर ऑफ केमिस्ट्री, उन्होंने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था. No atom can be created or destroyed in the chemical reaction, so the number of atoms for each element in the reactant side has to balance the number of products that are present in the product side. बस यही बता रहा है कि एटम ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है. सो जितना एटम रिएक्टेंट साइड में है उतना एटम प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए. In the other words, the total mass of the product formed in the chemical reaction is equal to total mass of reactants participate in the chemical reaction. बस यही बताना चाहता है कि जितना रिएक्टेंट साइड में एटम है उतना प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये मास नहीं, एटम नहीं क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है. सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड. जो
नंबर ऑफ एटम होता है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो, उसी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। दो मेथड होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। एक हीट एंड ट्रायल मेथड, वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन चेंज द कोफिशिएंट द नंबर इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल so that the number of atom for each element is same on each side of the chemical equation। बस यही बताना चाहता है कि प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल का नंबर हम लोग उसके आगे नंबर बैठा कर और उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब अपने दिमाग से सोच कर, ऐसे नहीं कोई फॉर्मूला है इसके लिए अकॉर्डिंग, इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे 2 mg है प्लस O2 है, तो इधर हम लोग क्या लगाएंगे ऐसा कि O2 इधर भी हो जाए। तो जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे MgO को तो 2 mg हो जाएगा, तो इधर भी 2 mg लगा देंगे और O2 का O2 हो जाएगा इधर, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में O2 है इसीलिए O2 हो जाएगा। सो H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2 HCl। क्यों 2 HCl लगा यहाँ पे? क्योंकि H2 यहाँ पे 2 ठो एटम है, Cl2 2 ठो एटम है, तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो पता चलेगा कि हाँ 2H2 फॉर्म हुआ और 2 ठो Cl फॉर्म हुआ, तो 2HCl फॉर्म हुआ कंपाउंड। अब सेकेंड मेथड, शॉर्टकट टेक्निक फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये शॉर्टकट टेक्निक है, इससे ये प्रिसाइज होगा कि एकदम सटीक आपको मिलेगा। जैसे बड़ा बड़ा इक्वेशन हो गया, उसमें हम लोग को हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि इसमें आगे कितना लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इसीलिए यहाँ पे ये एक ठो टेक्निक होता है शॉर्टकट टेक्निक। जैसे यहाँ पे हम लोग इसके साथ A लगा दिए, फिर यहाँ पे B लगा दिए, यहाँ पे C लगा दिए, यहाँ पे D लगा दिए। सो जब हम ऐसे सेटअप करेंगे सीरीज, जैसे CaCO3 H2PO4 Ca इंटू PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2CO3, इतना बड़ा केमिकल इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं सोच सकते हैं, इसीलिए ये शॉर्टकट टेक्निक निकला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे CaCO3 है, तो CaCO3 A है, यहाँ पे हम लोग ने इसको A माना है, तो जो Ca है वो A हो गया। A इक्वल टू इधर जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे Ca देखेंगे, तो Ca यहाँ पे 3 है, तो जो Ca है यहाँ पे वो C माना गया है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल टू 3C। यही बताया गया। जैसे यहाँ पे COC है, कार्बन है, तो कार्बन A के पास आ रहा है रिएक्टेंट साइड में, और यहाँ पे इधर प्रोडक्ट साइड में देखेंगे कार्बन अब कहाँ है, तो कार्बन D के पास आ रहा है, तो इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, तो ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू D। और फिर जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे A के पास O3 है, COCO3, और फिर B में है O4, और फिर यहाँ पे C में है O4 इंटू 2, तो O8 8C है, और यहाँ पे D में है CO3 3 ठो है, तो 8 यहाँ पे हो गया 3A प्लस 4B, 3A प्लस 4B, क्योंकि B के पास 4 है और C के पास 8 है, तो 8C प्लस 3D। ऐसे ही करके फिर ऑक्सीजन में हो गया, फिर हाइड्रोजन में हो गया 3B इक्वल टू यहाँ पे हाइड्रोजन है D के पास, तो 2D 3B इक्वल टू 2D। और फिर जो P है फॉस्फोरस, वहाँ पे यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 1 ठो है और रिएक्टेंट साइड में 2 ठो है, तो B के पास है प्रोडक्ट, तो B लिख दिए B इक्वल टू 2C, क्योंकि P2 है, PO4 इंटू 2 है का होल ट्वाइस है। सो जब हम लोग A इक्वल टू D है, तो जब A को हम लोग चाहे C को हम लोग 1 मान लेंगे। इसमें ये करना है कि सबको ABCD मान लिए पहले, और फिर अगर
इसमें से कोई भी आप वन मान सकते हैं, कोई किसी का भी मान, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसमें से कोई भी किसी का भी मान आप वन ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सी का मान वन लिया है, तो ए इक्वल टू 3c, अगर सी का मान वन हो गया तो ए इक्वल टू 3, और ए का मान जब जब हम लोग सब में रखेंगे तो डी का मान निकल जाएगा, फिर बी का मान निकल जाएगा, सी का मान निकल जाएगा, और ऐसे करते करते हमको ए बी सी डी का मान निकल जाएगा, और हम लोग ए इक्वल टू 3 यहाँ पे रख देंगे, और बी इक्वल टू 2 रख देंगे, सी इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग ने सी इक्वल टू 1 माना था तो सी इक्वल टू 1 रख देंगे, और डी इक्वल टू 3 रख देंगे। सो इम्पोर्टेंट टर्म्स, कैटलिस्ट किसको कहते हैं? एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को फास्ट कर दे बिना खुद को कंज्यूम किए, वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो और रिएक्शन को फास्ट कर दे, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे और फिर एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं? इफ़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर, मैंने बताया था पहले कि जब सॉल्यूशन वाटर में हो तो उसी को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। सो प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं? जिसको पीटी से भी हम लोग डिनोट करते हैं या डाउनवर्ड एरो से भी डिनोट करते हैं रिएक्शन में। इफ़ इनसबल सॉलिड पार्टिकल प्रोड्यूसेस आउट ऑफ द लिक्विड आफ्टर रिएक्शन, जो इनसबल सॉलिड पार्टिकल होता है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम लिक्विड से प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के बाद, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप होता है? तो फर्स्ट टाइप हम लोग देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? और केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो और दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसका नाम ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो जाना, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया CaO प्लस H2O गिव्स अस Ca इंटू OH का होल ट्वाइस। जो CaO है क्विक लाइम, वो वाटर के साथ मिलकर क्विक लाइम जैसे CO इंटू OH का होल ट्वाइस प्रोड्यूस होता है। जो लाइम वाटर है, चूना जल, पहले घर को चूना जल से ही चूना मिलाकर ही पानी में, CaO जो है वो चूना है, क्विक लाइम इसको चूना कहेंगे हिंदी में। चूना को ही पानी में मिलाकर पहले घर पेंट होता था पहले के ज़माना में। सो ये फिर सेकेंड एग्जांपल जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2HCl, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसमें कॉम्बाइन हो रहा है दो ठो एलिमेंट चाहे कंपाउंड और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे 2C प्लस O2 गिव्स अस 2CO2। इसमें भी हम लोग शॉर्टकट टेक्निक लगा सकते हैं। जैसे वो वाला जो इक्वेशन था वो बहुत बड़ा था, इसीलिए बहुत कोई को समझ में नहीं आया होगा, तो इसमें मैं शॉर्टकट टेक्निक लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे H2 के बगल में A लिख दिए, Cl2 के बगल में B लिख दिए, और HCl के बगल में C लिख दिए। तो इधर 2A, क्योंकि हाइड्रोजन दो ठो है तो A जब हाइड्रोजन के बगल में लगाएं तो 2A हो गया, 2A इक्वल टू C, और जब B है जो C, अगर Cl के जगह पे हम लोग 2B लिख दें, क्योंकि जो Cl है दो ठो है और B के जगह पे है, तो 2B इक्वल टू C। अगर हम लोग लेट C इक्वल टू 1, अगर C इक्वल टू 1 ले लें तो 2A इक्वल टू 1 हो गया और 2B इक्वल टू 1 हो गया, तो A इक्वल टू 2B इक्वल टू 1 हो गया। सो A इक्वल टू 2A इक्वल टू 1 है और 2B इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि हम लोग ने C को 1 लिया, तो A इक्वल टू 1/2 हो गया और B इक्वल टू 1/2 हो गया। जब
ए इक्वल टू 1/2 हुआ तो 1/2 अब बी इक्वल टू 1/2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए लिया था मैंने, यहाँ पे बी लिया था, यहाँ पे सी लिया था। तो जब हम लोग पूरे इक्वेशन से को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फैक्टर है वो टूट जाएगा, क्योंकि 1/2 है, बी इक्वल टू 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 HCl बच गया। ऐसे जब फ्रैक्शन में आए तो उसको जो फ्रैक्शन है वो 1/2 था, 1/2 था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर फ्रैक्शन को हमेशा कटा के आना चाहिए, जो है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। और फिर आगे हम लोग देख सकते हैं सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच a single reactant decomposes on the application of heat or light or electricity to give two or more product is known as decomposition reaction। जब एक सिंगल प्रोडक्ट जब टूट जाता है, दो या दो से अधिक सिंगल रिएक्टेंट दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब, डिकम्पोजिशन का हिंदी ही होता है टूटना, जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ जुट जाना, ऐसे डिकम्पोजिशन का मतलब है। लेकिन किसी चीज़ को तोड़ने के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए, जैसे हीट, चाहे लाइट, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से टूट सकता है। सो इसी के बेसिस पे 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये क्वेश्चन भी है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइसिस, जो हीट से हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट, जिसमें हीट लगता है उसको थर्मोलाइसिस कहते हैं। थर्मल मतलब हीट होता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है जिसमें कोल लगता है, तो कोल को जब जलाया जाता है तो उससे वाटर जो है वेपर में बनता है, उसी से टरबाइन घूमता है। तो एग्जाम्पल हो गया इसका, जिसमें हीट रिक्वायर हो डिकम्पोज करने के लिए रिएक्शन में, तो उसको हीट का सिंबल होता है ऐसे ट्रायंगल को हीट को डिनोट करने के लिए ट्रायंगल का इस्तेमाल होता है। सो 2FeSO4 सॉलिड, जो हमने बताया कि केमिकल इक्वेशन और प्रिसाइज करने के लिए उसका फिजिकल स्टेट भी बताया जाता है। सो FeSO4 जब सॉलिड रहेगा उसको हीट किया जाएगा तो FeO3 सॉलिड में फिर SO2 गैस एंड SO3 गैस निकलेगा, जो एक सिंगल रिएक्टेंट है और 3 ठो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जो हीट रिक्वायर हुआ, इससे हीट जब किया गया FeSO4 को तो 3 ठो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे और सेकेंड एग्जांपल देख लिया जाए, CaCO3 सॉलिड गिव्स अ CaO प्लस CO2। जो CaCO3 है वो CaO और CO2 प्रोड्यूस करता है। एक सिंगल रिएक्टेंट 2 ठो प्रोडक्ट में टूट गया। FeNO3 का होल ट्वाइस गिव्स अस PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स अस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट FeO सॉलिड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस निकलता है। ऐसे सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ही होता है तोड़ना, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, जब इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होगा तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जब थर्मल मतलब हीट से होगा तो थर्मोलाइसिस कहेंगे। थर्मो मतलब हीट और लाइसिस मतलब टूटना। तो अब फोटो मतलब लाइट और लाइसिस मतलब टूटना। तो लाइट के द्वारा जब टूटता है कोई रिएक्शन में तो उसको फोटोलाइसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट, एग्जाम्पल में 2AgCl गिव्स अस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स अस 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। जो सिल्वर क्लोराइड होता है या सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है 2AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स अस 2Ag प्लस Br2। इसमें
ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता था। AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यहाँ पे दिया गया है, जैसे 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गिव्स अस 2H2 प्लस O2। जो वाटर है वो H2 और O2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है उसके सॉल्यूशन से, तो उसको या कंपाउंड से, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Fe प्लस यू FeSO4 प्लस USO4 गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu। जो Fe प्लस USO4 जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, जो FeSO4 होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद कॉपर का जगह ले लेता है और FeSO4 प्लस Cu प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही जब जो Zn है वो भी कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, सो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके और ZnSO4 फॉर्म कर देता है। ऐसे ही Pb प्लस CuCl2, तो PbCl2 बन गया क्योंकि Pb मोर रिएक्टिव है Cu से, और PbCl2 प्लस Cu बन गया। और जो Ca है वो Zn से मोर रिएक्टिव है, इसीलिए वो Zn को डिस्प्लेस करके CaNO3 का होल टॉस प्लस Zn फॉर्म कर देगा। सो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज ए एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, इसका जगह ये ले लेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं Na2 प्लस SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स अस BaSO4 प्लस NaCl। जो ये Ba है वो SO4 का Na2 का जगह ले लेगा, और Na है वो BaCl2 का Ba का जगह ले लेगा। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो गया। जैसे Ba है वो Na के पास चल गया और Na जो है वो Ba के पास आ गया, इसीलिए BaSO4 प्लस NaCl बन गया। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं? ये मैंने ट्रिक लिखा है, रिएक्टिविटी सीरीज के लिए। सो जैसे जिसके कारण रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों को याद हो जाएगा। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड लर्न हाउ टू कॉपर शेप्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्लीज का P जो है वो डिनोट करेगा पोटेशियम को, S जो है वो सोडियम को, C का जो कैल्शियम डिनोट करेगा कॉलिंग में, और Me में मी जो है वो मैग्नीशियम को, A जो है एल्यूमिनियम को, C जो है कार्बन को केयरलेस में, और जेब्रा में जो जिंक को डिनोट करेगा Z, और इंस्टीड में I जो है आयरन को, लर्न में लीड जो है L जो है लीड को, H में हाइड्रोजन डिनोट करेगा, और जो कॉपर है वो कॉपर यहाँ पे कॉपर को ही डिनोट कर रहा है, और शेप्स में S जो है वो सिल्वर को, और गोल्ड एंड प्लेटिनम यहाँ पे है। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टीड हाउ टू लर्न हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। यहाँ से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। जो सबसे ऊपर में जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम इनमें से नीचे में किसी भी सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देगा किसी भी चीज़ को। जैसे जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन जो है
वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, क्योंकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। यही हम लोग याद कर सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टीड लर्न हाउ कॉपर शेप्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एन इनसबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स व्हेन टू सॉल्यूशन containing सबल साल्ट्स आर combined। जब दो साल्ट्स कंबाइन होता है और एक इनसबल कंपाउंड फॉर्म करता है, जैसे इनसबल सॉलिड पार्टिकल, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। जब प्रेसिपिटेट कोई भी रिएक्शन में फॉर्म होगा तो उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। इसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से भी दिखा सकते हैं प्रेसिपिटेट को। सो PbNO3 का होल ट्वाइस इन एक्वस फॉर्म प्लस 2Cl एक्वस फॉर्म गिव्स अस 2KNO3 एक्वस प्लस PbI2 प्रेसिपिटेट। जो PbI2 है वो येलो प्रेसिपिटेट में फॉर्म होगा, वो सॉलिड पार्टिकल्स, इनसबल सॉलिड पार्टिकल्स। द अबोव रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ये जो K है वो Pb का जगह ले रहा है, और जो Pb है वो K का जगह ले रहा है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये KL नहीं है, KI है। PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस प्लस 2KI इन एक्वस फॉर्म गिव्स अस KNO3 प्लस PbI2, आयोडीन है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन जो होता है वो सेम टाइम होता है। साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम, एक ही समय पे जब दो ठो वर्क होता है तो उसको साइमल्टेनियसली कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन। जब कोई भी सब्सटेंस, अभी हम लोग 10th में सिर्फ यही पढ़ना है कि जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करे और हाइड्रोजन को लूज करे तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और जब कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करे ऑक्सीजन को लूज करे तो उसको रिडक्शन कहते हैं। सो सब्सटेंस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स हाइड्रोजन और लूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। Oxidizing agent, a substance that oxidizes another substance and itself gets reduced। ऐसा सब्सटेंस जो खुद दूसरों को ऑक्सीडाइज करके और खुद रिड्यूस हो जाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जो दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे अ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस another substance and self gets oxidized। एग्जाम्पल में Fe प्लस CuSO4 गिव्स अस FeSO4 प्लस Cu। ये सब मैंने रिएक्शन बार बार लिखा है ताकि आप लोगों को बार बार जब मैं पढ़ूं तो आप लोगों को याद हो जाए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। FeSO4 प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है और वो Cu को डिस्प्लेस करके खुद उसका जगह ले रहा है और Cu को हटा दे रहा है। सो जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि आयरन में जो है O जुटा, SO4 में O है जो ऑक्सीडेशन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और जो CuSO4 है वो उसमें रिडक्शन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से रिड्यूस हो गया तो उसको रिडक्शन कहेंगे। सो जो Fe है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसी के चलते ऑक्सीजन जो है वो CuSO4 सॉल्यूशन में से रिड्यूस हुआ, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो Cu है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसी के चलते जो है वो रिड्यूस हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ FeSO4। जब Cu नहीं रहता तो FeSO4 ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। ZnO प्लस C गिव्स अस Zn प्लस CO। जो ZnO है यहाँ पे O यहाँ पे
रिड्यूस हो गया इसीलिए इसको रिडक्शन कहेंगे, और ये सी जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पे सी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि सी के कारण ही ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है सी का यहाँ पे। और जो जेडन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कभी भी हम लोग लिखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में जो है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड को कभी नहीं लिखा जाता है। सो इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज इंडोथर्मिक, डिफाइन इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो सॉल्यूशन में हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। जब जिसमें हीट इवॉल्व हो, मतलब हीट जिसमें निकले उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हीट निकल जाए, हीट प्रोड्यूस हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि दो चीज़ कंबाइन होकर और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो उसमें जब दो चीज़ कंबाइन होगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल में Al प्लस FeO3 गिव्स अस Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। जो Al है एल्युमिनियम, वो FeO3 से रिएक्ट करके Al2O3 प्लस Fe फॉर्म करेगा। CH4 प्लस 2O2 गिव्स अस CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। इंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट रिएक्शन। जब कोई भी रिएक्शन में हीट रिक्वायर हो रिएक्शन होने के लिए, उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। उसमें हीट रिक्वायर होता है, जैसे फोटोलाइसिस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यह फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर इंडोथर्मिक। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट गिव्स अस C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन किसको कहते हैं? ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल, यूजली अ मेटल, बाई एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल्स इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी मेटल जो है वो, जैसे आयरन हो गया, वो रस्ट हो जाता है, तो उसको कोरोजन कहते हैं। जब ग्रेजुअल डिटोरेशन मतलब धीरे धीरे जो मेटल है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से अटैक करता है उस पर, और वो टूट जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, उसमें केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे होता है कि 4Fe प्लस 3O2 फ्रॉम एयर। जो O2 है वो एयर से आता है, प्लस H2O भी है जो वो भी एयर से आता है, क्योंकि मॉइस्चर एयर। तो जब Fe जो है आयरन, वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, तो Fe2O3 प्लस H2O प्रोड्यूस होता है। इसी को रस्ट कहते हैं। FeO3 जो होता है वो रस्ट होता है। हम लोग जब रस्ट आयरन को देखेंगे तो वो थोड़ा नरम रहता है, मॉइस्चर में रहता है, इसीलिए वो H2O प्लस H2O यहाँ पे लिखा हुआ है, रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन का ये रिएक्शन है। कोरोजन ऑफ कॉपर, अब कॉपर का कोरोजन कैसे होता है? Cu प्लस H2O मॉइस्चर प्लस CO2। जब कॉपर जो है वो वाटर और CO2 से साथ मिलकर जब CuCO3 इंटू OH का होल ट्वाइस बनाता है। जैसे बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि कॉपर जो है, कॉपर यूटेंसिल जो होता है, कॉपर का बर्तन, उस पर ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है। वही कॉपर CO2 एयर से और मॉइस्चर जो है एयर में जो होता है उससे उसके साथ कंबाइन करके एक परत चढ़ाता है ग्रीन कलर का, उसको
वही कॉपर का कोरोजन हो जाता है, उससे ग्रीन कलर का एक कॉपर पे कोटिंग चढ़ जाता है। कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का भी कोरोजन होता है जब Ag solid plus H2S from air gives us Ag2S ब्लैक कलर। जो सिल्वर का जो पायल होता है उस पर ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ जाता है कुछ, जिसको हम लोग सोनार के पास देकर और उसको फिर से वो शाइनी सरफेस ले सकते हैं। जो एक्वारेजिया नाम का एक सॉल्यूशन होता है उसमें जब डुबाते हैं तो ये कोरोजन जो है वो हट जाता है सिल्वर का, ये ब्लैक कंपाउंड ये हट जाता है और फिर से वो सिल्वर का रूप ले लेता है। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से प्रिवेंशन कैसे होगा? इट कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग द मेटल, जो मेटल है उसको पेंट करके हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये सिर्फ आयरन में ही हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग सिल्वर को पेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सिल्वर को सोनार के पास देकर और उसको फिर से नया कर दिया जाता है एक्वारेजिया सॉल्यूशन में डालकर। बाई गैल्वेनाइजेशन, अ लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड इनटू द मेटल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जो जिंक का लेयर होता है वो मेटल पे चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई आपने से सोच रहा होगा कि जिंक ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये जिंक जो है वो एक ऑक्साइड लेयर अपने आप पे फॉर्म कर लेता है, जिससे वो आउटसाइड एयर से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए जिंक को ही चुना जाता है गैल्वेनाइजेशन के लिए। Rancidity, it refers to the oxidation of fats and oils in food that is kept for a long time. It gives foul smell and bad taste to food. Rancid food causes stomach infection on consumption. जो रैंसिडिटी होता है वो, जैसे हम लोग कभी कभी चिप्स का जो पैकेट है वो खुला छोड़ देंगे तो उसमें जो फैट्स और ऑयल है वो ग्रेजुअल टाइम के साथ वो सड़ जाता है। जैसे उसमें सड़ जाता है, जैसे अचार भी कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं खुला तो वो भी उसमें भी एक फंजाई पैदा हो जाता है, तो उससे रैंसिडिटी होता है, वो स्मेल बहुत गंदा देता है। वही बोला गया फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट, और टेस्ट भी उसका बैड हो जाता है, तो उसको रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिड फूड काउजेज स्टोमच इन्फेक्शन और कंजप्शन। जब रैंसिड फूड को हम लोग खाएंगे तो वो स्टोमच इन्फेक्शन काउज करेगा। प्रिवेंशन फ्रॉम रैंसिडिटी, रैंसिडिटी से प्रिवेंशन कैसे हो? तो यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर को यूज किया जाए। पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो उसका यूज किया जाए। और यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर, क्योंकि खुला नहीं छोड़ा जाए, एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए। रेफ्रिजरेशन, जब रेफ्रिजरेटर में रखा जाए, फ्रिज में रखा जाए खाना को। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव, जैसे प्रिजर्वेटिव में बहुत है, जैसे विनेगर हो गया, विनेगर भी प्रिजर्वेटिव में होता है। ये नाइट्रोजन भी है, वो एक तरफ से प्रिजर्वेटिव ही है, इसीलिए नाइट्रोजन का जो एयर में कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 78% होता है, हम लोग जानते हैं। इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो हम लोग को कितना फ्रेश करता है, इसीलिए नाइट्रोजन का जो, इसीलिए यहाँ पे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन 78% है। ये हम लोग को फ्रेश रखता है, हम लोग को बॉडी को अटैक नहीं होने देता है आउटसाइड इन्वायरमेंट से। एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं हम लोग। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप हम लोगों को मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।